आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एरोटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 का ये बुक है। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक जो है करंट अफेयर है, यानी कि मोटा मोटी से कह सकते हैं कि एक साल का ये करंट अफेयर है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम एक साल का जो करंट अफेयर है वो कहाँ से पढ़ें, तो आपके लिए बहुत ही सुपर बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन जो है अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि कम से कम आपको यहाँ पे 18 प्रैक्टिस सेट जो है मिल जाता है आपको इस बुक में। तो बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की प्रयास कर रही हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आपके पास मिल जाए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है fatafatShort.com। इसका जो जितना भी कंप्लीट क्वेश्चन है उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, सबसे पहले जाके इसका वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बजट 2025 से लेके 2026 तक, यानी कि आज हम बजट पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि महान तेलुगु कवि गुलजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, इस कथन को कोट करते हैं केंद्रीय बजट 2025-2026 के वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किए हैं बजट को। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2025 और 26 का जो थीम है वो थीम क्या है। तो सभी को पता है इसका जो थीम है सबका विकास। क्या है? सबका विकास। इसका जो रियल थीम है यही है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत इसमें दिया हुआ है। पहला में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गरीबी को मुक्ति, यानी गरीबी को जो है बिल्कुल यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि 100% अच्छे स्तर की स्कूल शिक्षा, यानी कि आपको जो है अच्छे स्तर के, यानी कि अच्छे फैसिलिटी का जो है स्कूल यहाँ पर जो शिक्षा मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि बेहतरीन सस्ती और वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच करना इसका काम भी है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि 100% कुशल कामगार के साथ समर्थक रोजगार भी इसका काम दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं की बात यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और 6 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि हमारे देश को फूड वास्फेट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान के भी बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में जो है परिवर्तनकारी सुधार करना है। तो कौन कौन से क्षेत्र है इसमें दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे दिया हुआ है काराधान के क्षेत्रों में जो है यहाँ पे सुधार करने के बारे में दिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तीसरा नंबर में दिया हुआ है शहरी विकास के बारे में। चौथा नंबर में दिया है खनन के बारे में और 5वां नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है वित्तीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और लास्ट वाला जो 6 नंबर है इसमें दिया हुआ है विनियामक सुधार के बारे में, इसमें सुधार करने के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल जो है कम से कम कुल 50.65 लाख करोड़, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि 50,65,345 करोड़ का बजट जो है इस बार पेश किया
किया गया है 2025 से लेकर 2026 के बीच में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है कि कुल प्रांतीय होने का जो अनुमान है वो कितना है, तो 50,65,345 करोड़, जिसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि राजस्व प्रांतियों के बारे में दिया गया है कि 34,20,409 करोड़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पूंजीगत प्रांतियों के बारे में कि 16,44,936 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल खर्च होने का अनुमान जो यहाँ पे दिया गया है किसमें से, तो 50,65,345 करोड़, जिसमें से जो यहाँ पे खर्च के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया है राजस्व खर्च के बारे में कि 39,44,255 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पूंजीगत खर्च के बारे में कितना दिया गया है, तो 11,21,090 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, आगे यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न घाटा और यहाँ पे दिया हुआ है 2024 से लेके 2025 का संशोधित अनुमान दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि 2025 से लेके 2026 का बजट अनुमान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसको बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है विभिन्न घाटा में कि राजकोषीय घाटा जो है आपका यहाँ पे कितना है, किसमें, तो 2024 से लेके 2025 संशोधित अनुमान में, तो यानी कि जीडीपी का 4.8% यानी कि कुल कह सकते हैं कि 15,69,527 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करेंगे 2025 से 26 का बजट का अनुमान के बारे में, तो जीडीपी का 4.4% और कुल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 15 लाख, कितना नोट कर लीजिएगा, 15,68,936 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे, तो राजस्व घाटा के बारे में जो जीडीपी का जो यहाँ पे दिया गया, जीडीपी का 1.9% यानी कि कुल जो यहाँ पे राशि दिया गया है कि 6,10,098 करोड़। ठीक है, और जीडीपी का 1.5 है करोड़ और कुल के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो 5,23,846 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में, यानी कि जीडीपी का 1.0% और कुल राशि के बारे में बात करते हैं तो 3,10,207 करोड़ रुपया यहाँ पे हम बात करते हैं जीडीपी का 0.3% और कुल राशि के बारे में बात करते हैं तो 96,654 करोड़ रुपया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक घाटा के बारे में, तो जीडीपी का 1.3% यानी कुल जो यहाँ पे राशि दिया हुआ है कि 4,31,587 करोड़ रुपया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि जीडीपी का 0.8% और कुल राशि के बारे में बात करते हैं तो 2,92,500 जो है यहाँ पे 58 करोड़ रुपया के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय बजट 2025 से लेके 2026 का शीर्ष 4 मद, जो मद है वो क्या क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रुपया कहाँ से आता है। ये जो रुपया होता है बजट वाला वो कहाँ से आता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। उसके बाद यहाँ पे कि रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रुपया कहाँ से आता है, तो उधार और अन्य देवताएं से आते हैं। उधार एवं अन्य देवताएं से आते हैं, यानी कितना आता है तो 24% आता है, कितना 24% आता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि आयकर यानी कि इनकम टैक्स से कम 22% आता है, कितना आता है 22% इनकम टैक्स से आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से कितना परसेंट आता है तो 18% आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निगम कर से कितना आता है तो 17% जो होता है निगम कम से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि रुपया कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये जो रुपया है करों और
करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा में कम से कम 22% जो है हिस्सा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्याज उदगाई में कम से कम 20% जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में कम से कम 16% जाता है और इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिमय शामिल नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ रक्षा में कम से कम 8% जाता है, यानी कि जितना भी रक्षा विभाग के लोग होते हैं काम होता है उसमें कम से कम 8% खर्च जाता है आपका बजट से। ठीक है, तो ये रहा है आपका कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि बजट भाषण खंड ए दिया हुआ है। इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की पहचान की गई है। 4 इंजनों की जो है पहचान की गई है, तो कौन कौन सी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कृषि है, दूसरा निवेश है और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है MSME है और चौथा के बारे में बात करते हैं तो निर्यात है। ये चारों में जाती है इंजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये पहला इंजन के बारे में, यानी प्रथम इंजन के रूप में कृषि के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री धान कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है कि इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई के सुविधाओं में सुधार करना तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना जाएगा, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कार्यक्रम में से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रामीण संप्रदाता और अनुकूलन निर्माण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें ये दिया गया है कि एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संप्रदाता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों की शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि दलहन में आत्मनिर्भरता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यवर्ती कर रही है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत सरकार दूर उदार और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जियों, फलों और श्रीयंत्र का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन प्रभावी अनुपूर्तियों, संस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बिहार में मखाना बोर्ड के बारे में क्या दिया हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन
में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है, जिसका क्या क्या उद्देश्य है इसमें दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें दिया गया है कि अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्में को वाणिज्य स्तर पर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि मत्स्य उद्योग में, ये जो मत्स्य उद्योग है इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। तो इसके बारे में जो दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य जो है कम से कम 60,000 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कपास उत्पादकता मिशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बारे में क्या दिया गया है, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है कि इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्याज सब्सिडी योजना के तहत जो है अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाला ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इंजन 2 यानी कि दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ MSME को दूसरे शक्तिशाली इंजन बताता, क्योंकि यह हमारे नियत में 45% योगदान करता है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत जो है यहाँ पे दिया गया है कि MSME मिलकर भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋण तक पहुँच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो गए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम से कम 1% किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए कम से कम 20 करोड़ तक के समृद्धि ऋण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है निवेश जो आपका करोड़ों में दिया हुआ है और टर्नओवर यहाँ पे करोड़ों में दिया गया है। वर्तमान और यहाँ पे दिया गया है संशोधित और यहाँ पे भी वर्तमान और यहाँ पे दिया गया है संशोधित। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म उद्योग के बारे में। तो वर्तमान में कितना है तो 1 है। संशोधित के बारे में बात करते हैं तो 2.5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निवेश का हो गया। अब टर्नओवर के बारे में बात करते हैं तो जो आपका सूक्ष्म उद्योग हो गया ये आपका वर्तमान में 5 हो गया और ये जो संशोधित है ये आपका 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लघु उद्योग, तो ये आपका निवेश में 10 हो गया और संशोधित में आपका हो गया कितना 25 हो गया। और यहाँ पे जब टर्नओवर है इसमें आपका 50 वर्तमान में हो गया और यहाँ पे संशोधित में आपका 100 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डबल कर दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है माध्यम उद्योग में आपका 50 है और यहाँ पे आपका जो निवेश है इसमें आपका 125 है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है टर्नओवर में 250 और यहाँ पे दिया गया है संशोधित में आपका 500। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों में लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्षों में 10 लाख कार्ड जारी की जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि स्टार्ट ऐप के लिए 10,000 करोड़ के अनुसंधान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि पहली बार महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का अवसंधि ऋण उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्या दिया गया है तो इसमें दिया गया है कि फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसमें क्या बात किया गया है तो इसमें सबसे पहले 1 पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि इस स्कीम में लेदर फुटवियर और बिना लेदर वाले जो गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिज़ाइन क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसी में दिया गया है कि इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने का उम्मीद है इसमें। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत को वैश्विक खिलौने केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप पहला पॉइंट में दिया गया है कि किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और क्या होगा तो सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का उद्देश्य लघु माध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपका 3 इंजन के बारे में यानी कि तीसरे इंजन के रूप में निवेश के बारे में दिया गया है। इसमें आपका सबसे 3 तरह का दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका कम यानी कि सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है लोगों में निवेश और खा यानी कि सेकंड पॉइंट में दिया गया है अर्थव्यवस्था में निवेश और आपका तीसरा में ग में दिया गया है नवाचार में निवेश। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका
का यानी कि पहला पॉइंट में लोगों में निवेश के बारे में इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों 1 करोड़ से गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है इस बजट के तहत। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50,000 अटल टिकरीग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि इसके लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि वैश्विक विशेषज्ञ और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड जो है विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवा को सुजनित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि आईआईटी में क्षमता का विस्तार के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को आगे जो है यहाँ पे क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों जो है इसमें जोड़ी जाएगी इस बजट के अनुसार। ठीक है, चलिए सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बढ़िया सब सुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025 से 26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि पीएम स्वनिधि स्कीम को बैंक से संबंधित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिक्विड क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बजट में घोषणा की गई है कि सरकार प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के अंतर्गत स्वच्छ देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल
पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ख में यानी कि अर्थव्यवस्था में निवेश के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजनाओं पर 3 वर्षों की अवधि के साथ काम करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पहला पॉइंट में यहाँ पे कि राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधार के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्षों तक जो है यहाँ पे ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से लेके 2030 तक इसमें बात किया गया है कि वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए 2025 से लेकर 2030 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि शहरों का सृजनात्मक पुनर्निवेश और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती निधि स्थापित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2025 से लेकर 2026 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में दिया गया है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि वर्ष 2047 तक कम से कम 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास आत्मवश्यक है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसार और विकास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। जलपोतों की रेंज श्रेणियों और क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टरों की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि समुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि एक साथ समुद्रिक विकास निधि स्थापित किया जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट में कि सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्नों निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए कर्तव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे जो है बढ़ाया जा सके और 4 करोड़
यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके, इसमें बात किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट में बात किया गया है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ग्राउंडफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे, इसमें बात किया गया है। देख सकते हैं आगे यहाँ पे दिया गया है कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इसमें सबसे पहला पॉइंट में बात किया गया है कि पश्चिमी कोसी नहर MRM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसान को लाभ होगा, इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है संभावनी निधि 2 योजना के बारे में बात किया गया है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में बात किया गया है किफ़ायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो के अंतर्गत विशेष आवास परियोजना में 50,000 आवासीय इकाई का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि 39,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि 15,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य 1 लाख इकाइयों का शीघ्र पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि देश में शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों को राज्य की भागीदारी से जो है चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात किया गया, हर चीज़ के बारे में बात किया गया इस बजट में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पॉइंट में दिया गया है ग वाला में कि नवाचार में निवेश के बारे में क्या क्या बात किया गया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में बात किया गया है कि अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि PM अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना, इसमें क्या किया गया है। तो इसमें बात किया गया है कि PM अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IICC में जो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्यावृत्तियों प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जम्र प्लाज्मा लाइन के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना किया जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ज्ञान भारत मिशन। ये जो ज्ञान भारत मिशन है इसके तहत जो है इस बजट में क्या बात किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और साक्षरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें कम से कम 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 4 इंजन में यानी कि चौथे इंजन के रूप में निवात के बारे में बात क्या क्या किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है कि श्रीमती सीतारमण ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय साझ के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापक हेतु भारत ट्रेड यानी कि VTN नामक एक डिजिटल सार्वजनिक संरचना स्थापित की जाएगी या आकृति लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि उभरते हुए Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि ईंधन के रूप में सुधार। ईंधन के रूप में क्या सुधार के बारे में बात किया गया है, तो सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन करदाता चार्टर त्वरित रिटर्न लगभग जो है 99% रिटर्न स्वयं मूल्यांकन का आधार पर और विवाद से विश्वास योजना जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए उन्होंने कर विभाग की विश्वास प्रथम जांच बाद में वनभरता को दोहराया है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% जो है बढ़ाकर अब 100% किया जाएगा। इस समृद्धि सीमा इन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पॉइंट में कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि पेंशन क्षेत्र में विनिमृत समय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रेशन का पुनरुद्धार किया जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे बात किया गया है कि विनियामक सुधार के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट में बात किया गया है कि 21वीं सदी के लिए आधुनिक लचीले लोगों के अनुकूलन और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित 4 विशेष उपयोग का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात किया गया है कि सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधित विनियम प्रमाणन लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि यह समिति 1 वर्षों के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक में दिया गया है कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय जो विनिमय और सहायक अनुदेशों का प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट में कि जन विश्वास विधेयक 2.0। इसमें बात किया गया है
कि सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आगे दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, तो आगे इसमें आपका दिया गया है बजट भाषण खंड वी में बात किया गया है कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में। सबसे पहले तो इसमें इस पॉइंट में दिया गया है कि औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना केंद्रीय बजट 2025 और 26 के तहत 7 टैरिफिक दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद शेष बची ट्रैफिक दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कि कैंसर जैसे असाधारण लोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट होगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अवशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरह छूट का जो है यहाँ पे प्रभाव किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट में कि बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़कर 20% किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिथियम आयन बैटरी में विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फ़ोन बैटरी निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कि हस्तलिखित वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 वर्ष की गई है। आवश्यकताओं पड़ने पर अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सेकंड नेक्स्ट पॉइंट में कि समुद्री उत्पाद फ्रोज़न फिश पोस्ट के निर्मात पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर जो है 5% किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट में कि आयातित वस्तु के अंतिम उद्योग में की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आपका क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष कर के बारे में। पहले अप्रत्यक्ष था, अब इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष के बारे में। तो प्रत्यक्ष में क्या दिया गया है, तो प्रत्यक्ष में सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय इसमें दिया गया है कि अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रति माह की औसत आय, ठीक है, पर होगी आयकर दे नहीं होगा। ठीक है, बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वेतन भोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका कि 0 से लेके 4 लाख रुपये में आपका शून्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 4 से 8 लाख रुपये में तो 5% है, 8 से 12 लाख रुपये में दिया गया है 10% है और 12 से 16 लाख रुपये में दिया गया है 15% है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 16 से 20 लाख रुपये में 20% है और 20 से 24 लाख रुपये में 25% है। 24 लाख रुपये से अधिक के बारे में बात करते हैं तो 30% है। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि टीडीएस को सतर्क संगत बनाना। इसमें सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती सीमा 50,000 रुपये से
दोगुनी बढ़कर 1 लाख रुपए की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा जो है 2.40 लाख रुपए से बढ़कर 6 लाख रुपए जो है की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे, हर जगह ये लागू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट में कि छोटे धर्मार्थों न्यासों संस्थानों की पूंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्षों से 10 वर्षों कर दिया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि करदाताओं को अपने स्वामित्व वाले संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी सख्त अनुमति का प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बजट स्कीम के लिए गए अरहन का छूट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भर कर योजना को लाभों का भारतीय पोर्टल अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 1 अप्रैल 2030 से पहले निर्मित होने वाले भारतीय स्टार्टअप ऐप को इकोसिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सर्वेंस वेल्थ फंड और पेंशन जो है निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख जो है 5 वर्षों से बढ़ाकर जो है यहाँ पे 31 मार्च 2030 तक करने की प्रस्ताव किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च के बारे में किया गया है टॉप 4 में। तो इसमें पहला भी बात किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो इसमें कम से कम आपका 2,30,000 करोड़ के बारे में इसमें बात किया गया है। मनरेगा में बात किया गया है आपका कितना, तो मनरेगा में बात किया गया है आपका 86,000 करोड़ रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जल जीवन मिशन में बात किया गया है 87 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान योजना है उसके तहत आपका 63,500 करोड़ की बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है बजट 2025-26 के तहत प्रमुख मदों पर जो व्यय के बारे में बात किया गया, उसमें रक्षा के बारे में पहले बात किया गया है कि 4,91,732 करोड़ और ग्रामीण विकास के बारे में बात किया गया है 2,66,817 करोड़। कृषि एवं संबंधित कायलप के बारे में बात किया गया है कि 1,71,437। ठीक है, शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपका बात किया गया है 1,28,650 करोड़। और आगे हम बात करते हैं स्वच्छता के बारे में, यानी कि स्वच्छता के बारे में तो 98,331 करोड़ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा के पूरा आपका बजट था। जितना भी बजट से क्वेश्चन था ये बुक से, एक करंट अफेयर के बुक से हमने यहाँ पे पूरा के पूरा बजट पढ़ाने की प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को जो भी चाहते हैं कि घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करें तो इस वीडियो का लिंक जो है शेयर करने की जो है पूरी से पूरी प्रयास करिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ रहेगा, इसका पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवा देंगे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।